फैसले को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इसका प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इनकम टैक्स विभाग अब किस तरह के कदम उठा सकता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीएस लॉ ग्रुप में पार्टनर एडवोकेट जसपाल सिंह सेठी जी। थैंक यू सो मच मिस्टर सेठी, आपने आज वक्त निकाला मनी 9 के लिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसकी जो वर्डिंग्स होती है उसे डिकोड करना शायद आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, जहां आपके जैसे एक्सपर्ट्स हमारी मदद करते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म के जरिए प्रॉपर्टी डील्स में टैक्स चोरी की बात कहा गया इस आदेश में और कड़ा प्रहार किया गया है, आखिर में पार्टनरशिप फर्म के जरिए ये टैक्स चोरी का खेल कैसे चलता था, इसे आप हमें थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके बताएंगे? थैंक यू प्रियंका जी। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसको इंटरप्रेट करके थोड़ा आसान शब्दों में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टैक्स चोरी हम इसको क्लियर टर्म्स में चोरी नहीं कह सकते। ये प्रोविजन एक लाया गया था आज से तकरीबन 35 साल पहले, 1988 के अंदर एक प्रोविजन आया गया था जहां पे पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर प्रॉपर्टी को किसी और को शिफ्ट किया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। उसकी कुछ कंडीशंस थी। अब वो कंडीशंस पिछले 35 इयर्स 35 साल से इंटरप्रेट भी हो रही हैं, कोर्ट्स के अंदर भी जा रही हैं और उसकी प्लानिंग हो रही है। तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन होता है टैक्स इवेजन का और टैक्स प्लानिंग का। टैक्स इवेजन जहां पे होता है उसको हम चोरी पूरी तरह कह सकते हैं। टैक्स प्लानिंग होती है जो जो भी प्रोविजन लाया जाता है उसके दायरे के अंदर हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं, उसकी प्लानिंग हर बिजनेसमैन करता है, हर इंडिविजुअल करता है। तो मैं इस जो भी टैक्स की हम बचत कर रहे थे यहाँ पे, मैं उसको टैक्स प्लानिंग का नाम देना चाहूंगा, ना कि टैक्स चोरी। ओके, पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं इसे मैं इवेजन ना कहूं और ये टैक्स मतलब नियमों के दायरे में ये टैक्स बचाया जा रहा था। जी, हम ये आज कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन करी है, देखिए ये लॉ जैसे मैंने कहा कि 35 साल पहले लॉ लाया गया था और जिस हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो एक ऑर्डर आया है, इसका इशू भी, इसका मुद्दा भी बना था 1993 में। एक कंपनी थी, एक पार्टनरशिप फर्म थी जिन्होंने 1993 में एक डिसीजन लिया, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी गई 1994 के अंदर, और तब से ये लिटिगेशन चल रहा है जिसका अब आज एंड हुआ है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक फैसला है, बहुत वेलकम फैसला है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, बट थोड़ी सी क्लैरिटी अगर इसके अंदर शुरू से लॉ के अंदर लाई जाए तो इट इज बेटर, सबके लिए बेहतर रहेगा। ना कि एक 20 साल बाद या 25 साल बाद एक फैसला आता है कि जिससे बर्डन, टैक्स का बर्डन बिजनेसमैन के ऊपर भी डाला जाए। तो लॉ की अगर बात करें तो कुछ दायरे ऐसे थे, कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि जहां पे जो अगर होती हैं तो हमें टैक्स लगता है, बट वो कंडीशंस क्लियर ना होने की वजह से कुछ ऐसी प्लानिंग थी जिसकी वजह से बिजनेसेस उसका कुछ बिजनेसेस उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। कोई भी लॉ आता है उसकी प्लानिंग भी होती है और कुछ उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो ये लीगल इंटरप्रिटेशंस का सब चलता है। अब इस ऑर्डर की बात मैं करें, ये भी समझना चाहूंगी तो अभी तक क्या कर रही थी पार्टनरशिप फर्म और अब इस फैसले का असर किस तरह से पड़ेगा, किन कंपनियों पर पड़ेगा? अभी तक क्या हो रहा था? आपने कहा कि ये नियम ही कुछ इस तरह से, तो क्या हो रहा था और वो क्यों टैक्स इवेजन के उस ग्रे एरिया में आ गया और अब इसका असर आप क्या देखेंगे? देखिए, इस लॉ को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म होती है जहां पे दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस चलाते हैं और उसके अंदर उनका अपना अपना हिस्सा होता है। इन केसेस के अंदर इस पार्टनरशिप फर्म ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। पार्टनरशिप के अंदर कुछ चेंज आया। अब वो चेंज लाया गया या चेंज अपने आप आया? दो पार्टनर्स, मान लीजिए 4 पार्टनर्स थे, उनमें से 2 पार्टनर्स ने बोला कि हमें इस पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं चाहिए, हम इससे बाहर निकल रहे हैं, और कुछ और पार्टनर्स इसके अंदर जुड़ना चाहें। तो यहां पे टैक्स की, जब प्रॉपर्टी का वो आधा हिस्सा जो लोगों ने छोड़ दिया और वो किसी और के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्लग कर दिया है कि ये अगर जो आधा हिस्सा कोई बाहर चला जाता है पार्टनरशिप से और कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर लेता है तो वो माना जाएगा कि वो उन्होंने आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा सेल कर दिया। या वो चारों पार्टनर्स निकल जाएं और 4 नए पार्टनर्स आ जाएं, तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर माना जाएगा, बशर्ते कि वो प्रॉपर्टी
उस पार्टनरशिप में ही रहती है। तो ग्रे एरिया ये था कि प्रॉपर्टी जिस ओनर के पास है, वो ओनर, उसकी पार्टनरशिप फर्म है, वो चेंज नहीं होती है, वो कहीं नहीं जा रही, उसके मालकियत जो है, उसके जो पार्टनर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके। तो ये ग्रे एरिया था कि जहां पे लॉ ये कहता था कि मालिक का चेंज होना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तब होता है जब ओनर चेंज हो। हम्म। यहाँ पे ओनरशिप चेंज नहीं हो रही थी, बट पार्टनरशिप की एक एसेट है प्रॉपर्टी, एक एसेट है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ओनरशिप चेंज हो रही थी, ना कि प्रॉपर्टी। तो इस लूपहोल को इस जजमेंट ने प्लग कर दिया है और ये बोला गया है कि अगर पार्टनर्स के अंदर भी चेंज हो जाता है और पार्टनर्स उसके अंदर से अपनी प्रॉपर्टी की कीमत कुछ विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको भी ये माना जाएगा कि ये कैपिटल गेन उस कंपनी को लग गया, उस पार्टनरशिप को लग गया है। ये लॉ की आज क्लैरिटी आ गई। ओके। दैट ये थोड़ा सा ग्रे एरिया था जिसको कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लॉ इस तरह से लाया गया था कि वो प्लग इन हो, बट वो पूरी तरह प्लग इन हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ वो क्लैरिटी नहीं थी लॉ। तो उस लूप होल को कहीं ना कहीं भरने की कोशिश की गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इस फैसले का रियल एस्टेट सेक्टर पर आप कैसा असर देखते हैं, अब किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? मुझे पता है कि हम बहुत ही दूरदर्शी बात कर रहे हैं, अब ये लागू होगा और हम इसका असर देखेंगे, बट अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सकें कि रियल एस्टेट सेक्टर में हम इस फैसले को जब देखेंगे, इम्प्लीमेंट होगा इस जब आगे के डील्स में, तो किस तरह का बदलाव देख सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर अगर हम टोटालिटी में देखें तो पार्टनरशिप को लेके कुछ बहुत ज्यादा परसेंटेज की इस तरह की डील्स नहीं होती। ओके। मैं ये कहूंगा कि जहां पे कुछ डील्स होती थी वहां पे कुछ हाई नंबर्स की डील्स होती थी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती थी, जहां पे इस तरह की टैक्स प्लानिंग करी जाती है। छोटी डील्स के अंदर एक आम आदमी इस तरह की टैक्स प्लानिंग के अंदर जाना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था और इसके अंदर काफी ये एक्सपेंसिव प्लानिंग भी होती। तो अगर देखा जाए कि ओवरऑल प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस नहीं आएंगे। जहां बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी प्रॉपर्टीज की डील होती है वहां पे जरूर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी और इस तरह की रिस्की टैक्स प्लानिंग भी कम होगी। हम्म। तो इनकम टैक्स विभाग के लिए ये फैसला भी अहम है, और क्या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिवैल्यूएशन के पुराने मामलों को खोलने में इस फैसले से मदद मिलेगी क्या? जी डेफिनेटली मिलेगी। ऑब्वियसली कुछ लिटिगेशन जो ऑलरेडी चल रहा होगा, बिकॉज इस ये देखना पड़ेगा कि पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करी है, वो फेवरेबल जजमेंट। उस जजमेंट के बेसिस पे बहुत सारी लिटिगेशन असेसीज के और लोगों के हित के अंदर दी गई हैं। तो क्या डिपार्टमेंट इसको फर्दर अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहेगा, या पुराने मामले जिनमें ये इस तरह की टैक्सेशन नहीं हुई है उसको खोलना चाहेगा? तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली खोलना चाहेगा और आने वाले टाइम में हम कुछ इस तरह की लिटिगेशन देखेंगे। ओके। अब मैं थोड़ा सा अपनी इस बातचीत को एक और मुद्दे पर ले जाना चाहूँगी। एनारॉक और खेतान एंड कंपनी की जॉइंट रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक आईबीसी के तहत रियल एस्टेट सेक्टर का रेजोल्यूशन रेट सबसे कम है। आईबीसी के तहत अब तक 10.5 लाख करोड़ रुपए के करीब 25,225 मामले निपटाए गए हैं। कुल मामलों में रियल एस्टेट का हिस्सा जो है पूरे जो आईबीसी के तहत गए उसमें केवल 5% रहा है। तो रियल एस्टेट के मामले में समाधान की जो रफ्तार है वो इतनी सुस्त क्यों रहती है? क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, जो आईबीसी के मामले हैं और जहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके लिटिगेशन है, वहां पे स्लो रेट डेफिनेटली है, बिकॉज मेरे हिसाब से जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो जैसे कि टावर्स बन रहे हैं, हमने देखा इसकी लिटिगेशन बहुत ज्यादा रहेगी। तो केस जब आईबीसी के पास चला जाता है, कोर्ट के पास चला जाता है, वहां पे कंपनी एक है जो जिसके अगेंस्ट ये केस है, बट जो होम बायर्स हैं वो काफी ज्यादा नंबर्स में हैं। इट कैन रेंज, वो तकरीबन 100 से लेके 500 तक भी होम बायर्स अफेक्ट हो जाते हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर। तो जब इतने सारे लोग एक केस के साथ जुड़ जाते हैं और सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं कोर्ट के पास रखने के लिए, तो कोर्ट को हर एक होम बायर को मौका देना पड़ता है कि हम उनकी जो भी दिक्कत है या कोई पर्टिकुलर डिफरेंट दिक्कत है तो वो सुननी पड़ती है, जो मैं समझता हूं इस सेक्टर को डिले ज्यादा कर रही है। तो या तो हमें लॉ के अंदर कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि फास्ट ट्रैक केसेस इन मामलों के लिए स्पेशल सेट किए जाएं जहां पे कोर्ट ज्यादा टाइम दे पाए, तो जाके इसका कुछ रेजोल्यूशन तेज हो सकता है।
राइटली सेड, जिस कितने ज़्यादा लोग एक ही प्रोजेक्ट में जुड़े रहते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर भी जो बात हम कर रहे थे अभी टैक्स को लेकर के कि जो लूप होल्स जो कानून के रह जाते हैं ना, वहाँ पर लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे में जो घर खरीदार है वो कई बार उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। थैंक यू सो मच मिसेस एरी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर होती है मुलाकात। मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगता है आपने जो बातें कही हैं हम उसे थोड़ा डिकोड ज़रूर कर पा रहे हैं। धन्यवाद आपका।